जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें से सबसे अधिक को ये नाम से पहचानते हैं और लोकप्रिय तो ये सबके मन में है ही है। यहाँ विराजमान हमारी पार्टी के सम्माननीय उपाध्यक्ष नारायण जी पंचारिया साहब, आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, सम्मान्य मुकेश जी दादी, श्रवण जी बगड़ी साहब, महेंद्र जी कुमावत साहब, अनंतराम जी बिश्नोई, विजेंद्र जी पूनिया, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी सालेचा साहब, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, के बिश्नोई जी, देवेंद्र जी जोशी, अतुल जी बंसाली, अमीर सिंह जी भायल, आदूराम जी मेघवाल साहब, छगन सिंह जी राजपुरोहित, आदरणीय छोटू सिंह जी, आदरणीय बाबू सिंह जी। ये मैंने आदरणीय कहीं बोला है तो ये बुरा मत मान जाना, ये सबके लिए आदरणीय है। हाँ, क्या नाम ज्यादा है ना तो समय ज्यादा, मैं थोड़ा समय की बचत करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहेंगे हम। आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौड़, आदरणीय पब्बाराम जी बिश्नोई, आदरणीय वनिता जी सेठ, आदरणीय केसाराम जी चौधरी, आदरणीय अर्जुन जी गर्ग साहब, आदरणीय पीपी चौधरी साहब, और यदि मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो माफ करना। और यहाँ विराजमान हमारी वरिष्ठतम नेता आदरणीय जीजी, यहाँ विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों बहनों, किसी वरिष्ठ का नाम नहीं ले पाया हूं तो माफ करना। और वैसे माफ तो करेंगे आप, जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ लेकिन वो पंचारिया जी ने सावधान कर दिया। पंचारिया जी ने इतना सावधान कर दिया कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और वही उनके रिश्तेदार भाई बहन हैं, तो आप ये अलग से प्रथा प्रारंभ मत करो भाई। और पंचारिया जी हैं, ब्राह्मण है, ब्रह्मपुत्र है, तो उनका तो आदेश निर्देश मानना ही होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब विराजमान है। और सबसे बड़ी खुशी तो आप सबको है कि जो अपना हाई कोर्ट जो बना उसकी प्लेटिनम जुबली मनाने के लिए और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हिंदुस्तान के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बीच में पधारे। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने बहुत मेहनत करी, अथाह परिश्रम करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और आपके परिश्रम के बल पर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सके। दूसरा, मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि आपने राजस्थान विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि भेजकर डबल इंजन की सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को दी। और तीसरा धन्यवाद इस बात के लिए दी है कि आपने अभी जो देखा होगा मन की बात के कार्यक्रम में कि 750 मीटर का एक तिरंगा, वो भी इस देश में लहराया गया है, लगभग 5 किलोमीटर, और 650 फीट का तिरंगा भी। लेकिन आप सबने घर घर तिरंगा पहुंचाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मन की बात में कई बातें सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी कि किस प्रकार से हमारी प्रतिभाओं को हिंदुस्तान में उपयोग लिया जाना चाहिए। इसके लिए देश में ऐसी व्यवस्थाएं दी, चाहे इसरो हो, चाहे और कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर जो कुटीर उद्योग स्थापित करने में हम सब ने जो भूमिका निभाई, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता बंधुओं, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, जैसा कि सम्मानीय लक्ष्मी नारायण जी ने और सबने भी यहाँ पर ये पीपीटी के माध्यम से और भी आह्वान किया था कि हमको इस अभियान में बहुत बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभानी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया
ऐतिहासिक बजट दिया था, ऐतिहासिक बजट। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो बजट दिया वो आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया और खूब खजाना खोल दिया देश के विकास के लिए। तो हम केंद्रीय सरकार के बजट और राजस्थान के बजट में जो कुछ भी घोषणाएं हुई है इस क्षेत्र के लिए, उसको लेकर के हम जन जन तक पहुंचाएं, आम नागरिक तक उसकी जानकारी दें कि डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से विकास के आयाम को स्थापित कर रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, क्या बातें बताऊं आपकी। 9 लाख करोड़ की सड़क की घोषणा कोई कम बात नहीं होती है। 9 लाख करोड़, 2,35,000 करोड़ का बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, यानी कोई कम बात नहीं है। और जब आपने तो बिजली के मामले में भी और घर घर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित किया है और उसमें सब्सिडी देंगे, और जब हम घर घर सोलर पैनल लगाएंगे तो आपके बिजली के बिल नहीं आएंगे। ये बात बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार की सोच एक ऐसे नई सोच है कि आम नागरिक को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके, इस प्रकार की सोच इनके मन में है कि प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए इन्होंने योजनाएं दी है। उन योजनाओं को लेकर के हमको और आम नागरिक तक पहुंचना है। अभी राजस्थान में 6 उपचुनाव है। आप सबको पता है कि 6 उपचुनाव हमको जीतने हैं। इसके लिए मैं आप सबका ये निवेदन करना चाहूंगा, आप सबका आह्वान भी करना चाहूंगा कि जहां जहां आपका प्रभाव क्षेत्र है, जहां जहां आपका संपर्क है, वहां पर अपने संपर्कों का प्रभाव का उपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करें। एक बात कह करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सब देख रहे हैं कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या स्थितियां बनी है, कितनी अराजकता की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है। ये हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कांग्रेस, ये हमारे विरोधी इसी प्रकार की अव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से कैसे हम पिछड़ जाएं, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का काम कर रही है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, हम सबको सावधान करने की जरूरत है। बांग्लादेश में ऐसी स्थितियां बनी कि वहां के प्रधानमंत्री को भी वहां से भाग करके हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। इससे ज्यादा विडंबना की बात क्या हो सकती है। आतंकवादियों के कितने कारनामे वहां पर और फैल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी है, ये सब हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे उदयपुर में भी इसी प्रकार के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। ये मैंने क्यों आह्वान किया आपका कि ये 6 उपचुनाव हमको जीतना है। देखिए, वो लोग षड्यंत्र करने में कामयाब नहीं होने चाहिए, वातावरण दूषित करने में कामयाब नहीं होना चाहिए। इस बात को हम सबको आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करना है। आम नागरिक भजन लाल जी बन जाए, आम नागरिक नरेंद्र भाई मोदी बन करके जनता को सावधान करने का काम करे। यह महती आवश्यकता है, इस समय की आवश्यकता है। आप कल्पना करें कि जिस व्यक्ति ने अपना खून पसीना बहाकर आजीवन परिश्रम करके एक आशियाना तैयार किया, एक भवन तैयार किया, अट्टालिका बनाई, अपना पेट काटकर और उस भवन के सजाया, संवारा, उसको तैयार किया, और इस उम्मीद के साथ उसने तैयार किया कि इसके बाद में मेरी औलाद इसमें सुखी जीवन जिएगी। उसने वो भवन तैयार किया। अच्छा, अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि उसको अपना भवन छोड़ करके पलायन करना पड़े, निकलना पड़े। उसके मन की स्थिति का आंकलन आप कर सकते हो कि क्या दुर्दांत स्थिति उसकी बनी होगी, कितनी दुर्गम परिस्थिति उसके मन की बनी होगी कि वो आशियाना वो छोड़ करके उसको निकलना पड़े, अपनी बहन बेटी को लेकर के निकलना पड़े और उसमें से भी बहन छीन दी जाए। कैसी स्थिति उसकी बनी होगी। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग खड़े थे जो इस उम्मीद के साथ खड़े थे कि ये इस घर से निकल जाए तो मैं इस पर कब्जा करूंगा। दूसरा सोचता था नहीं, मेरा ध्यान इस पर पहले से था, मैं इस पर कब्जा करूंगा। क्या सोच है, देखिए तो सही किस प्रकार की स्थिति बन रही है। ये कांग्रेस उसके साथ समझौता कर रही है। आपने देखा होगा कि कल आपने टीवी में भी देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने समझौता किया है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये घोषणा करी थी कि यदि हम सत्ता में आए
तो कश्मीर में हम पहले की स्थिति पैदा कर देंगे। क्या आप लोग चाहोगे इसको? कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच सकता है कि फिर से धारा 370 लगा दी जाए? ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। इसलिए हम सबको सावधान होकर के जागरूक नागरिक का दायित्व हम सबको निभाना है। यही प्रार्थना करके मैं आपके बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।